हो जाती। लेकिन बालक कुछ खा रहा है, कुछ वस्तु को खा रहा है, और वो क्या खा रहा है? आम खा रहा है। आम ही कर्म है, उसका ऑब्जेक्ट है। और हमारे प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया, यानी कि हमने पूछा कि बालक क्या खाता है, तो बालक आम खाता है। यही टोटल जो है ये आपका सकर्मक क्रिया, ठीक है। यही पे हमने दूसरा भी जवाब दे दिया, आपको बता दिया कि बालक खाता है। सिंपली सिर्फ लिखा है, हमने कुछ नहीं पूछा कि बालक क्या खाता है, कुछ नहीं, ऐसे कोई भी वस्तु की उसमें आवश्यकता नहीं है। बालक खाता है, बालक सोता है, तो ये सारी चीजें अकर्मक क्रिया है। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम विशेष इसमें क्या है उसके बारे में जानेंगे। कई बार क्या किसे या किसको से प्रश्न करने के बाद भी क्रिया सकर्मक नहीं होती है। कुछ विशेष बातें हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। जैसे आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पुस्तक पढ़ती है, क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है। हमीद ने पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र लिखा। ये सारी चीजें सकर्मक क्रिया है, इसमें कहीं अकर्मक क्रिया नहीं है। अब हम जोकर हंसता है, तो हमने पहले ही बता दिया है कि बालक खाता है, जोकर हंसता है। क्या हंसता है? ऐसा कोई जवाब हमारे पास नहीं है, तो ये इसका कोई जवाब नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है। बच्चा डरता है, डरने का कोई ऐसा प्रश्न नहीं। क्या डरता है? मतलब वो किससे डरता है? कुछ चीजों को देख करके अगर डरता है, जैसे बच्चा मूवी देख करके डरता है, तो हम पूछते हैं बच्चा क्या देख करके डरता है, तो आपका जवाब क्या है कि बच्चा मूवी देख के डरता है। तब हमको वो सकर्मक क्रियाएं मालूम पड़ती। लेकिन सिर्फ बच्चा डरता है, बच्चा सोता है, माला जाती है, ये कोई इसमें कोई सकर्मक क्रिया नहीं है, सारी चीजें अकर्मक क्रियाओं के भेद है। अब हम विशेष आपको बता रहे हैं, कई बार क्या किसे या किसको से प्रश्न करने के बाद भी क्रिया सकर्मक नहीं होती है, क्योंकि जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्म ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि कर्ता सब्जेक्ट होता है। जैसे आसमान पर बादल छाए हैं, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्या छाए? बादल छाए, हमारा जवाब है, लेकिन ये सकर्मक क्रिया नहीं है। आसमान पर बादल छाए। उपयुक्त वाक्य में बादल शब्द करता है। उपयुक्त वाक्य में बादल शब्द क्या है? वो करता है, कर्म नहीं है। अतः कर्म न होने के कारण यह क्रिया अकर्मक हो जाती है। हमने इशारा किया कि ऊपर बादल छा रहा है या आसमान पर बादल छा रहा है, तो बादल स्वयं करता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं होती है। सड़क पर पत्थर पड़ा है, सड़क पर पत्थर पड़ा है, जूता घिस गया, हवा चल रही है, मछलियां तालाब में तैर रही हैं, डाली पर फूल खिल गया है, ये सारी चीजें अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के भेद पढ़िए। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, इसको भी आप देख लीजिए। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। अभी तो आपने सिर्फ क्रिया के भेद पढ़ा, अब हम आपको सकर्मक क्रिया के भी भेद के बारे में बताते हैं। तो सकर्मक क्रिया में दो भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। पहला क्या है? एक कर्मक, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक, और दूसरा क्या है? द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया। क्रिया है ऊपर आप देखते हैं। तो आप द्विकर्मक के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, इसमें चेक में थोड़ा बच्चों देखिएगा, जैसे द्विकर्मक इस तरह से लिखा जाएगा, द्विकर्मक क्रिया और एक कर्मक क्रिया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या है। ये दोनों इसी के भेद हैं, सकर्मक क्रिया के ही भेद हैं। तो हम इनके बारे में जानते हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया हम जान लिए। सकर्मक क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो द्विकर्मक एक कर्मक क्या है, इसके बारे में जानेंगे। एक कर्मक के बारे में सबसे पहले जानते हैं। जिन सकर्मक क्रियाओं का एक कर्म होता है, सिंपल सी बात है, एक कर्मक, एक कर्मक यानी कि एक कर्म की क्रिया है। जिन सकर्मक क्रियाओं का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, अमर सिंह ने नाश्ता कर लिया। अमर सिंह ने नाश्ता कर लिया, ये आपका उदाहरण अभी आगे समझ में आ जाएगा। रघु ने कुर्सी तोड़ी, प्रभुनाथ ने धोती खरीदी,
धोए। इन वाक्यों में क्रियाओं के एक एक कर्म है, नाश्ता, कुर्सी, धोती और कपड़े। इसलिए इन वाक्यों की क्रियाएं एक कर्म है। जैसे आप अब इसको समझ लीजिए, अमर सिंह ने नाश्ता कर लिया या रघु ने कुर्सी तोड़ी। अब आप इसको देखेंगे, रघु ने कुर्सी तोड़ी। अब आपको इसमें एक कर्म क्रिया है आपकी, रघु जो कि एक करता है, कर्म उसकी कुर्सी है, तोड़ी उसकी क्रिया। लेकिन कुर्सियां नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक कुर्सी का वर्णन है, एक कर्म है, यही एक कर्म है, एक कर्म क्रिया। यानी कि इस क्रिया में कर्ता के साथ सिर्फ एक कर्म की आवश्यकता है, एक कर्म का बोध होता है। यानी कि कुर्सी तोड़ी, धोती खरीदी, कपड़े धोए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रघु ने कुर्सियां तोड़ी, प्रभुनाथ ने धोतियां फाड़ी, माधुरी ने कपड़ों को धोया, ऐसा कहीं नहीं। सिर्फ सिंपल सी एक शब्दों का वर्णन है, तो उसमें से आपका एक कर्म क्रिया हो जाता है। ठीक है, अब हम द्विकर्म के बारे में पढ़ते हैं। द्विकर्म क्रिया बहुत ईजी है, इसको आप देख कर सकते हैं। जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मनमोहन ने सुनीता को डोसा खिलाया, इसमें दो कर्म है, सिंपल सी बात है, एकदम इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी इसको देखते हैं, द्विकर्मक क्रिया मतलब दो कर्म का इसमें बोध होता है। जैसे एक कर्म तो हो गया सुनीता, मनमोहन ने सुनीता को, मनमोहन ने सुनीता को डोसा खिलाया। ठीक है, ये आपकी, अब ये क्या है, डोसा एक क्रिया, एक खिलाना क्या है, क्रिया, ये क्रिया है। ठीक है, खिलाना एक क्रिया है, डोसा कर्म है। ठीक है, को उसका वो है सहायक क्रिया जिसको कहते हैं आप हेल्पिंग वर्ब, और ये इसका विभक्ति है, को इसका विभक्ति हो गया। अब सुनीता भी एक कर्म है, सुनीता भी कर्म है। देखिए, अब मनमोहन जो है ये करता है। ठीक है, करता क्या है, मनमोहन। तो अभी इसमें देखिए आप ना कि जिस सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं। उदाहरण में अब इसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है, जिस क्रिया पर धातु कर्ता। अब देखिए ये करता है, मनमोहन क्या है, करता है, सुनीता कर्म है, डोसा भी कर्म है, खिलाया जो है वो क्रिया है। अब इसमें क्या सिंपल सी बात लिखा हुआ है कि इसमें द्विकर्मक, तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो एक कर्मक में सिर्फ एक कर्म का विश्लेषण किया गया है और द्विकर्मक में दो कर्मों का, यानी कि मनमोहन जो क्रिया कर रहा है, मनमोहन करता हो गया, उसकी क्रिया क्या है, खिलाना। लेकिन वो किसको खिला रहा है और क्या खिला रहा है, तो सुनीता को डोसा खिला रहा है, यानी कि दो कर्मों का बोध हो रहा है हमें। तो ये द्विकर्मक क्रिया आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से माँ ने बेटे को साड़ी पहनाई, माँ पहनाई एक क्रिया है, माँ करता है, बेटी भी कर्म है और साड़ी भी कर्म है। पुजारी ने प्रणव को मंत्र सिखाया, शरद ने जयपाल को उपहार दिया। इन सारी क्रियाओं में, इन सारे वाक्यों में दो दो कर्म का विश्लेषण किया जा रहा है। तो हमको ये जानकारी हो रही है कि इनके एक कर्ता के साथ दो कर्म की आवश्यकता जहाँ पड़ रही है, जहाँ पे उसका नाम हो रहा है, उल्लेख हो रहा है, वहाँ पे क्रियाएं आती है। इस तरह से इन वाक्यों की क्रियाओं के दो दो कर्म है। पहली क्रिया के दो कर्म है सुनीता और डोसा, दूसरी क्रिया के दो कर्म है बेटी और साड़ी, तीसरी क्रिया के दो कर्म है प्रणव और मंत्र, चौथी क्रिया के दो कर्म है जयपाल और उपहार। अतः इन वाक्यों को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ये आपका क्रिया चैप्टर खत्म हो जाता है।
बीच में अभी आपको थोड़ा सा कुछ और पढ़ना था, जैसे गा, ये धातु रूप क्या है, हम इसको आपको स्टार्टिंग में बताने से भूल गए थोड़ा सा। एक्चुअली हम पिछले वीडियो में बनाए थे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, उसको हमने हटा दिया। फिर अब जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु क्या है? अब हम थोड़ा सा पहले इसको जान लेते हैं। क्रिया के बारे में तो जानिए, क्रिया के भेद के बारे में जानिए, क्रिया कितने होते हैं इसको जानिए, और सकर्मक क्रिया के भेद के बारे में जानिए, उसकी पहचान के भी बारे में जानिए। अब हम धातु क्रिया का मूल रूप या धातु, जिसे रूप कहते हैं अंग्रेजी में, तो धातु क्या है? इंग्लिश में क्रिया को धातु कहते हैं। मूल रूप क्या है? मूल रूप धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। मूल रूप धातु का से ही सामान्य रूप बनता है। जैसे धातु में ना प्रत्यय लगा है, अब इसमें देखिए मूल धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। देने से सामान्य रूप बन जाता है क्या? प्रत्यय लगा देने से, धातु में ना प्रत्यय लगा देने से सामान्य रूप बन जाता है। जैसे धातु क्या है? गा। गा जो है ये क्रिया है, क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप है धातु। अब इसके साथ हम प्रत्यय जो है पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है बच्चों, याद रखिए। जो आगे लगता है वो उपसर्ग होता है, जो मूल शब्द के पीछे लगता है वो क्या होता है? प्रत्यय होता है, और मूल शब्द के पहले जो लगता है वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो अब हम इसमें ये ना प्रत्यय लगा दिए। मूल रूप धातु ये गा है, हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो गा। अब हमको इस लिखना है गा प्लस ना, ना प्रत्यय जोड़ दिए तो ये पूरा क्या हो गया? गाना। तो ये क्या हो गया? क्रिया। ये क्रिया हो गई, गाना क्रिया हो गया। इस तरह से खाना, जाना, रोना इत्यादि, ये सारे प्रत्यय लगाने के बाद मूल रूप जो है उसका धातु गा है। इसमें जब प्रत्यय लग जाता है तो वो सामान्य रूप उसका बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा आज का धातु रूप, क्रिया और क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप हमने बताया, धातु का मूल रूप सामान्य रूप बताया, क्रिया किसे कहते हैं इसको हमने बताया, और क्रिया के भेद कितने हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं, इसको भी हमने समझा दिया आपको। और सकर्मक क्रियाओं के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक, दो कर्मक, इसके बारे में हमने बताया। तो आपका ये क्रिया चैप्टर आज यही खत्म हो जाता है। हमको इसका एक्सरसाइज बनाना है। अब हमको क्वेश्चन लिखना है, क्रिया किसे कहते हैं? तो आपको देखिए रेड बॉक्स में लिखा हुआ है, जो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ये बच्चों आपको टिक करके लिख लेना है, ठीक है, अपनी कॉपी पे लिख लेना है। उसके बाद क्रिया के सामान्य रूप से आप क्या समझते हैं? तो क्रिया का सामान्य रूप आपको नहीं समझ में आएगा, हम आपको बताएंगे क्रिया का सामान्य रूप क्या है। इसको अटैचमेंट में लिख करके सेंड करेंगे हम। उसके बाद अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में अंतर क्या है ये भी आपको जानना है। तो अगर आप समझ गए हो तो आप स्वयं भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम बस 2-3 दिनों में आपको सारे अटैचमेंट सेंड कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा कॉपी करेक्शन चल रहा था, पीटीएम भी आने वाला है आपका, तो हम लोग काफ़ी बिजी रहे। इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, सारा अटैचमेंट, सारा एक्सरसाइज फिर से रिवीजन हो जाएगा। आप केवल मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने कोर्स पर ध्यान रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।